Hello. Okay. गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेक्चर 5 में देखा था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन। आई होप सब कुछ उसमें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा बहुत ऑडियो वीडियो में हल्का सा था प्रॉब्लम, बट मेरे ख्याल से वो चीज़ को अपन को हैंडल कर लेना चाहिए, कोई इतना इशू नहीं है उसमें, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। कुछ खास नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर कभी भी इस तरह का लैंग्वेज यूज करे कि इफ अ लाइन कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स from coordinate axis. If a line cuts off equal intercepts from the coordinate axis, तो आपको याद होगा मेरे ख्याल से इंटरसेप्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखी है कि इंटरसेप्ट्स का मतलब क्या होता है। ये बोला इक्वल इंटरसेप्ट्स, तो इक्वल इंटरसेप्ट्स के केस में अगर आप देखोगे तो यानी तो दोनों के दोनों इंटरसेप्ट या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों इंटरसेप्ट क्या हो सकते हैं, नेगेटिव। तो अगर आप इक्वल इंटरसेप्ट के हिसाब से सोचोगे कि लाइंस कैसी बन सकती हैं, तो एक पॉसिबली लाइन बनाने का तरीका ये हो सकता है, एक पॉसिबली लाइन बनाने का तरीका ये हो सकता है कि भाई दोनों के दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो, दोनों के दोनों इंटरसेप्ट कैसे हो, पॉजिटिव हो, ठीक है ना, और इक्वल हो। और एक इस तरह का भी तरीका हम सोच सकते हैं कि दोनों के दोनों इंटरसेप्ट्स नेगेटिव हो बट इक्वल हो। दोनों ही केसेस में अगर आप देखोगे कि अगर ये दोनों चीजें बराबर है, राइट, अगर ये दोनों चीजें कैसी है बच्चों, बराबर है, तो ऑफकोर्स ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, 45 डिग्रीज। तो ये एंगल जो हम लोग बोल रहे थे कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ देखना है, तो वो कितना आ जाएगा आपका 135 डिग्री। तो दिस विल इम्प्लाई जो लाइन का स्लोप होगा, नहीं, लाइन का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, -1। तो कभी भी इस तरह का स्टेटमेंट अगर आप देखते हैं कि लाइन cuts off equal intercepts on the coordinate axis, तो that means slope is going to be what, -1। ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग क्या कह रहे हैं कि if the line is equally inclined to the coordinate axis, अगर कभी ऐसा कहता है कि लाइन इज इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इस केस में हम लोग किस तरीके से, इस केस में हम किस तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो इफ द लाइन इज इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, तो इस केस में लाइन किस तरीके का हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इक्वली इंक्लाइन है बच्चों, ये वाला केस तो काउंट होगा ही होगा। ये देख लीजिए, ये जो दो लाइंस बनाई है मैंने, ये तो काउंट होगा ही होगा। साथ ही साथ दो ऐसी लाइंस भी आपकी आ सकती हैं, क्योंकि इक्वली इंक्लाइन कह रहा है मतलब दोनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइन हो, मतलब इस तरीके से कि दोनों एंगल क्या हो, सेम। जैसे यहां भी हम लोग बोल रहे हैं कि दिस विल बी द केस फॉर इक्वली इंक्लाइन। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से सोचेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस कुछ भी करने में बैठ जाए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग बोलेंगे कि अगर लाइंस इक्वली इंक्लाइन, तो ये केस कहेंगे कि जिसमें दोनों एक्सिस से सेम एंगल बना रहा है, ये केस कहेंगे जिसमें दोनों एक्सिस से सेम एंगल बना रहा है, ये भी केस होगा, ये भी केस होगा। लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों के क्रोस्पॉन्डिंग तो स्लोप माइनस होगा, लेकिन इसके क्रोस्पॉन्डिंग स्लोप किसके बराबर होगा, 1। तो यानी कि हम लोगों ने जब इस तरह के केसेस आएंगे तो m will be taken as, यानी कि slope of the line will be taken as plus minus 1, slope of the line will be taken as plus minus 1। अब हम तीसरे पॉइंट पे आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये है, साथ ही साथ नोट भी करते चलेंगे, ठीक है ना। अगर किसी को लग रहा है कि नोट करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, तो ये भाई लिख लो, ओके, बट थोड़ा सा घुमा के कर लिया करो, ठीक है ना। चलिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरे पॉइंट पे आते हैं और तीसरा पॉइंट कुछ इस तरीके से है कि इफ द लाइन कट्स ऑफ equal distances from origin, equal distances from origin on the coordinate axis,
इफ द लाइन कट्स ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब डिस्टेंसेस इक्वल है फ्रॉम द ओरिजिन एंड दे आर कटिंग ऑफ ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यही केसेस बनेंगे, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि द लाइन कट्स ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो दीज आर द केसेस। यानी फिर से अगर कोई पूछे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्लोप, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि द स्लोप इज गोइंग टू बी अगेन 1 और -1। तो इस तरह की चीज अपन को दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, मेरे ख्याल से कहीं कोई इशू नहीं है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बोला था कि कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जिन बच्चों को लिखना है लिख लीजिए, फिर मैं इसमें क्वेश्चन आपका लिखता हूँ। नोट्स वगैरह साथ ही साथ बना लिया कीजिए, ऐसा नहीं कि वीडियो एक बार देखिए नोट्स बाद में बनाइए। और मेरा मानना है कि आप लोग बना लेते होंगे साथ ही साथ नोट्स, नहीं तो फिर वो डबल टाइम लेने वाली बात हो जाती है। एक सेकेंड। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हाँ, सिंपल कुछ एलिमेंट्री सवाल है, क्योंकि पहले तो उसी को ग्रास्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपन आगे भी बढ़ेंगे। तो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज लाइक दिस। नोट करके आप लोग सॉल्व करना चालू कर दीजिएगा, पॉज करके वीडियो को, एंड आई विल बी गिविंग द सॉल्यूशन। अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, साथ ही साथ लिखिए, अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,0 and 2,1. A line passing through the point 1,0 and 2,1 is rotated about the point is rotated about the point 1,0 by an angle of 45 degree by an angle of 45 degree. Find the equation in its new position. Find the equation in its new position. लिख लीजिएगा और सॉल्व करना आप चालू कर दीजिएगा, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आप थोड़ी देर के बाद पॉज करके सॉल्यूशन देखना हो तो सॉल्यूशन देख लीजिएगा, या लग रहा है सॉल्व हो गया तो सीधा आंसर देख लीजिएगा, ठीक है ना। पॉज कर सकते हैं। एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, 1,0 और 2,1 से। तो हम लोग बोलेंगे कि जो भी लाइन होगी कुछ इस तरीके की होगी, 1,0 और 2,1 से पास कर रहा है, इस तरह की कोई लाइन होगी डेफिनेटली। इसका एंगल मेरे ख्याल से हर एक बच्चा समझ सकता है, दिस इज 45 डिग्री। क्यों है 45 डिग्री? स्लोप निकाल के देख लीजिए आप, 1/1 ही आएगा, तो यानी कि 45 डिग्री हो गया। अब बोलेंगे कि इसको 1,0 के अबाउट रोटेट किया गया बाई एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, वैसे मुझे लग रहा है 15 डिग्री था सवाल में, थोड़ा गड़बड़ हो गया, खैर कोई बात नहीं। 45 डिग्री देख लेते हैं, तो देख लेते हैं एक बार 1 2, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑफ कोर्स अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं बाई एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो बच्चों 2 पोजीशन हो सकती है, क्योंकि अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज में घुमाया तो ये केस बनेगा कि इसको इसके अबाउट 45 डिग्री से घुमाया, और दूसरा एक और केस बन सकता है जब क्लॉकवाइज में आप घुमाएं, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको दोनों तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग एक लाइन ये आएगी, एक लाइन ये आएगी, और दोनों मेरे ख्याल से देख के ही बाई ऑब्जर्वेशन लिख सकता हूँ मैं, तो आप भी लिख सकते हैं मेरे ख्याल से, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, हम लोग बोले बाई ऑब्जर्वेशन क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1, एक तो लाइन ये आ जाएगी, और दूसरा है y इक्वल टू 0। आई होप क्वेश्चन में शायद 15 डिग्री था, ये मैंने गड़बड़ लिख दिया है। तो 15 डिग्री केस में आप देखिएगा कि एक 60 डिग्री पे आ जाएगा और एक 30 डिग्री पे आ जाएगा, तो एक का स्लोप tan 60 हो जाएगा √3, एक का स्लोप हो जाएगा 1/√3, और 1,0 से पास कर रहा है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज कर सकते हैं। तो इनफैक्ट आप देख सकते हैं, ठीक है।
अगले सवाल पे हम मूव ऑन करते हैं बच्चों, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन of the medians of the triangle elementary level questions हैं। by the medians of the triangle whose vertices are 1, 2, 3, 2 and 1, 2, 3, 2 and कहाँ से लग गया, and -3, -5। चलिए करिए खुद से, ठीक है। तो इस तरीके से कोई एक ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स दिए हुए 1, 2, 3, 2 आप लोग तो सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, और -3, -5 मीडियंस की इक्वेशन लिखनी है। तो एक काम तो ये कर सकते हैं, चाहे तो आप सबके मिड पॉइंट्स निकाल लीजिए क्योंकि मीडियन इसी से आएगा और 2 पॉइंट फॉर्म से लिख लीजिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सेंट्रॉइड से पास करेगा डेफिनेटली, तो आप सेंट्रॉइड का एक ही कोऑर्डिनेट निकाल लें। 3 कोऑर्डिनेट निकालने की वजह से दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या हो सकता है आपके पास कि आप ये तीनों पॉइंट्स निकाल लीजिए जो कि मिडिल पॉइंट्स है, राइट, और ये तीनों पॉइंट्स निकालने के बाद ऑपोजिट वर्टेक्स से पकड़ के आप तीनों लाइन लिख लीजिए, समझ में आएगा। और दूसरा तरीका मैंने क्या बोला कि दूसरा तरीका आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपने सीधा ही सेंट्रॉइड ही निकाल लिया। अब लोग सेंट्रॉइड कैसे निकाल सकते हैं, वही x1 + x2 + x3, तो 3 - 3 गया और 1 अपॉन क्या आएगा 3 बच्चों। दूसरा 4 - 5 दैट इज -1 अपॉन 3 है। अब आप सारे सेंट्रॉइड सारे पॉइंट्स सॉरी लाइंस लिख सकते हैं मीडियंस वाले। जैसे अगर कोई बोले इस पॉइंट को G बोल दे तो हम लेंगे इक्वेशन ऑफ AG, तो अब तो 2 पॉइंट फॉर्म ही लगेगा, बट हम लोग को एक ही पॉइंट निकालना पड़ा। बाकी हम लोग बोलेंगे तीनों पॉइंट निकाल के भी लिख सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है पॉइंट्स निकालना, ठीक है ना। तो हम लेंगे दिस इज गोइंग टू बी y - 2 x - 1, और सिर्फ हर एक में स्लोप मतलब इसमें स्लोप जैसे कि क्या आ जाएगा देखना, या फिर आप इस पॉइंट के थ्रू लिखना चाहें तो इस पॉइंट के थ्रू लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, देख लीजिएगा। तो 2 - 1/3, तो मेरे ख्याल से 3 नीचे 7/3 होगा शायद ये, और 2 + 1 - 1/3 तो 2/3। तो मेरे ख्याल से ये 3 विल कैंसल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से AG, BG और CG सारे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। किसी को लग रहा है सर आंसर नहीं पता, तो भाई जो निकाला है सही तरीके से निकाल लेना, वही आंसर होगा, ठीक है ना। तो उसमें अपन इतना परेशान नहीं हो, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं भाई, क्या बोलते हो। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं सही है गलत। एक 2x = y लिखा हुआ है, एक 5x = 3y लिखा हुआ है, एक 3x = 2y लिखा हुआ है। अगर है तो सही है, और नहीं तो परेशान नहीं हो, जो आया है वही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट इज फाइंड द इक्वेशन, बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल सवाल हैं ये सारे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन passing through 1, 2 if its x-intercept is twice y-intercept। कर लीजिए, चालू कर दिए, अगर लिख लिया बाकी पॉज कर लीजिएगा। तो हमने इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बताना है, इस x इंटरसेप्ट तो इस ट्वाइस y इंटरसेप्ट, तो हम लोग बोले y इंटरसेप्ट कुछ मान लेते हैं, ऐसे ही करते हैं सब केसेस में, नहीं पिता की उम्र बेटे से 2 गुनी है, नहीं वही वाले। तो y इंटरसेप्ट अगर हम लोग मान लो कि अल्फा मानते हैं, तो व्हाट इज द x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट इज y ट्वाइस दिस, तो 2 अल्फा।
तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ इंटरसेप्ट फॉर्म में, हाउ कैन वी राइट द इक्वेशन x अपॉन 2 अल्फा x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1, और ये गुजर भी रहा है, मतलब पॉइंट 1,2 से, तो 1,2 से गुजर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस 2 अपॉन अल्फा, आई होप दिस इज 1, और यहाँ से 1 बाई अल्फा कॉमन आ जाएगा, 2 प्लस हाफ इज 5/2 एंड दैट इज 1, तो अल्फा आई होप इज 5/2, राइट। अगर अल्फा आपका 5/2 आ गया है तो यहाँ आप देख सकते हो कि x/2 प्लस वाई इक्वल टू 5/2, और एलसीएम ले लो तो मुझे लग रहा है x प्लस 2y इक्वल टू 5 टाइप की इक्वेशन आ जाएगी, राइट। देख लेना कुछ एरर हो गया हो तो अलग बात है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, find the equation of the line through the point 4, -3 if the sum of its intercepts is 5, ये मानते हुए चलते हैं, यही लिखा होगा, if the sum of its intercept is 5। करिए, पॉज करके करिए। देखिएगा, तो हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन बताना है थ्रू द पॉइंट 4, -3 एंड इट्स सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट इज 5। ध्यान रखेंगे इंटरसेप्ट वर्ड का यूज किया गया है, तो वैसे तो देख सकते हो कि 4, -3 इधर कहीं आएगा, और कोई एक लाइन ले लो 4, -3 से पास करने वाला, और सम ऑफ इंटरसेप्ट कह रहा है किसके बराबर है, 5। तो आप तो ए और बी इंटरसेप्ट मान के चलो, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा भी दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, आप तो ए और बी इंटरसेप्ट मानते हुए चलो, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, एक तो इक्वेशन ही आ जाएगी, और सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट, इस फॉर्म में पता है कि इंटरसेप्ट इज ए एंड बी, सो ए प्लस बी इक्वल टू 5, दिस इज योर समीकरण नंबर 1, इक्वेशन, राइट। अब हम लोगों ने कि दूसरी इक्वेशन कहाँ से निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि 4, -3 को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो 4/a और y की जगह -3/b इक्वल टू 1। अब ये जो दो इक्वेशन है इसी से काम चलाना पड़ेगा आपको। कैसे चला सकते हैं काम, तो हम लोगों ने काम चलाने के लिए तो बहुत आसानी से काम चला सकते हैं, और कुछ ऐसा अपन सोच सकते हैं कि एक यहाँ से a हटा दें, ठीक है ना, या b हटा दें, जो भी लग रहा है आपको, तो b इक्वल टू 5 - a, नहीं b इक्वल टू 5 - a, ध्यान से देखिएगा, b इक्वल टू 5 - a अगर इसमें रखते हैं आप तो 4/a -3/b की जगह क्या आएगा बोलो, 5 - a इक्वल टू 1। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन को और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि दिस इज 4 × 5 - a -3a। अब बोलो कैसे, तो एलसीएम ले लिया और नीचे आएगा a × 5 - a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो ये देखो 20 - 4a - 3a, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने का 5a - a², इसको इधर ले आओ तो a² और 4 3 7 और 5 12 प्लस 20, ये भी मुझे लग रहा है कि फैक्टराइज होता हुआ दिख रहा है, क्या बोलते हो, इसके मुझे रूट लग रहे हैं 10 और 2 है, आप लोगों को भी दिख रहे होंगे। तो जब आप a = 10 लीजिएगा, a = 10 लीजिएगा तो b की वैल्यू उस केस में क्या आएगी आपके पास, b की वैल्यू आ जाएगी मुझे लग रहा है 10 और -5, तो एक तो ये सेट हो जाएगा, और दूसरा जब आप a = 2 लीजिएगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो ये इंटरसेप्ट्स आ गए, तो अगर a और b का आपको पास पेयर आ गया है तो आई होप इसके आगे लाइन की इक्वेशन लिखना आपके लिए कठिन नहीं होगा, क्योंकि इसी में आपको अब a और b की वैल्यू रखनी है। सम ऑफ इंटरसेप्ट 5 ही देखना, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सर इसमें तो सम ऑफ इंटरसेप्ट 15 आ रहा है, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट नहीं बोल रहा है, हमें सिर्फ क्या बोल रहा है कि सम ऑफ इंटरसेप्ट इज व्हाट 5। तो दिस वाज द क्वेश्चन
आई होप कि अपन अगले सवाल की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, पॉज करके देख लीजिएगा सॉल्यूशन, अगर लग रहा हो तो लिखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लोकस, फाइंड द लोकस देखना of the middle point of AB if the line passes through A comma B, स्मॉल a कॉमा स्मॉल b। ये क्या है वो पहले सुन लेना कि इसमें क्या कह रहा है, कैपिटल ए कैपिटल बी क्या है वो पहले देख लीजिएगा। तो हम लोग क्या है कि एक कोई लाइन है, ऐसा क्वेश्चन में मतलब ये फिगर के थ्रू क्लियर होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का ही पार्ट है कि देयर इज अ लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है आपको यहाँ पे ए पे और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है बी पे। अब बोला कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए कॉमा बी, तो आप इसके मिडिल पॉइंट का लोकस बतलाइए। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। तो समझ में आ गया कैपिटल ए कैपिटल बी क्या है, स्मॉल बी क्या है, स्मॉल बी क्या है, अ पॉइंट ऑन दिस लाइन। करिए, चलिए मैं भी सॉल्व करके देखता हूं कैसे हो सकता है पॉसिबली। पहली चीज की इस पॉइंट का लोकस निकालना है तो उसको एच के तो मान ही लेते हैं। नहीं, इसको क्या मान सकते हैं हम लोग, एच के। और ये लाइन ए कॉमा बी के थ्रू पास कर रहा है, तो जनरली लोग ऐसा करते हैं, ये गिवन है, ठीक है ना, ए कॉमा बी तो गिवन है। तो एक तो तरीका लोग इस तरीके से सोचते हैं कि हम स्लोप को एम मान लें, लेकिन आप समझ रहे हैं ना ये वेरिएबल चीज हमने इंट्रोड्यूस की है। तो जब लोकस आपको सिखाया गया होगा तो फाइनली बताया गया होगा कि मेक ए रिलेशन, डेवलप अ रिलेशन इन एक्स एंड एच एंड के, एलिमिनेटिंग ऑल द नोन्स। तो यानी ये एम का जाना बहुत जरूरी है, एम का जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो एक तो ऐसे लोग भी सॉल्व कर सकते हैं कि y माइनस बी इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस ए, स्मॉल बी पता है आपको, एम अननोन है, ठीक है। तो कैपिटल ए का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो आप। अब वो लोग कैसे निकालेंगे कैपिटल ए का कोऑर्डिनेट, तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि अगर आपको x इंटरसेप्ट निकालना है तो y को 0 रखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे y को पुट करते हो 0, तो ये आ जाएगा माइनस बी इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस ए, है कि नहीं। और यहां से x माइनस ए किसके बराबर आएगा, माइनस बी अपॉन एम। और यहां से x क्या आएगा, a माइनस बी बाई एम। देख लीजिए, आप नहीं दिख रहा हो तो आप देख लीजिए ध्यान से, x क्या आ जाएगा, a माइनस बी बाई एम। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है दिस इज a माइनस बी अपॉन एम कॉमा 0। अब कोई पूछे कि सर ये b कैसे आएगा, नहीं, तो हम लोग b के आने के लिए भी कुछ खास नहीं है। हम लोग बोल रहे हैं कि अब x को 0 कर देंगे। ये डायरेक्टली यहां से ऑब्जर्व कर लो, इसको 0 रखोगे आप तो ये साफ, तो यहाँ माइनस एम आ जाएगा, फोर्स से मत रिप्लेस कर दीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग इधर कितना जाएगा, b माइनस एम, क्या जाएगा, b माइनस एम। तो ये पॉइंट्स आ गए a और b। अब बोला इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो मिड पॉइंट तो हम लोग बोल रहे हैं h है, और मिड पॉइंट निकालते कैसे हैं, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट अपॉन 2। तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो बस यही तो बचा ना, यानी क्या बचा, a माइनस b अपॉन एम होल अपॉन 2, नहीं। और ऐसे ही k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर से आप देख सकते हो कि ये 0 है और इधर से क्या है b माइनस एम, तो दिस इज गोइंग टू बी b माइनस एम अपॉन 2। ये h और k आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझा हो तो यहां तक पहले लिख लीजिएगा, ठीक है ना, पॉज कर लीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा इधर आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। चलिए अब यहां से क्या करना पड़ेगा, h के में रिश्ता और m को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि इसको 2 को इधर ले जाओ, तो 2h इक्वल टू कितना आ जाएगा, a माइनस बी बाई एम। यानी कि यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो 2h है, देखना ध्यान से, जो 2h है और a है, ठीक है ना, तो यहां से b बाई एम जो है वो आ जाएगा a माइनस 2h, नहीं। और यहां देखना 2k कितना, 2k इक्वल टू b माइनस एम, और फिर से जो am है यहां से कितना आ रहा है, b माइनस 2k। देख लो आप ध्यान से देख लो। अब हमें m एलिमिनेट करना है, तो हम लोग बोले इसको इक्वेशन 1 और 2 मान के मल्टीप्लाई कर दो, m अपने आप कट जाएगा क्योंकि इधर क्या आएगा दोस्त, b बाई एम इंटू एम,
देखते रहिएगा। और इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा, a माइनस टू एच इंटू बी माइनस टू के। तो ये m कैंसल आउट हो गया और यहां से h की जगह x की जगह x, k की जगह y, तो यू विल सी कि दिस इक्वेशन इज a माइनस टू एक्स, ये लोकस आ गया, b माइनस टू वाई इक्वल टू ए बी। तो हालांकि हम लोगों ने लोकस वगैरह निकाल लिया, ठीक है ना, याद नहीं रखना है, ऐसे ही घेर दे रहा हूँ ताकि ये पता चले सॉल्यूशन। तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। तो ये कुल मिला गया हमारे पास, ये सॉल्यूशन इसका आ गया, ठीक है ना। लेकिन मेरा पॉइंट है यहाँ पे क्या कहने का और समझाने का यहाँ पे कि ठीक है, ये एक अच्छा मेथड हो सकता है, बढ़िया मेथड है, कुछ नहीं सूझ रहा है तो ऐसे किया। बहुत सारे बच्चे m कैसे एलिमिनेट करें उसमें फंस जाते हैं, तो इसलिए मैंने करके दिखा दिया। लेकिन मेरे को अगर करना हो इस सवाल को तो मैं ये दूसरे मेथड को यूज करूंगा। अब लोग इसे दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड भी सिंपल ही सा है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम लोग दूसरे मेथड में हम लोग क्या कह रहे हैं, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना, कि हम लोग बोले कि अगर डायग्राम फिर से बना देता हूं, अगर इसका मिडिल पॉइंट h, k है जिसका लोकस निकालना है, ध्यान से सुनना ध्यान से, और यही यूज करना। आगे भी इस तरह के सवाल आएंगे आपके पास, ऐसा घबराइएगा नहीं कि नहीं सर सवाल तो ऐसे नहीं आते हमारे पास, आएंगे, ठीक है ना, आपको पता नहीं चले वो अलग बात है, आएंगे जरूर। और ये पॉइंट्स a और b थे, तो स्लोप वाले तरीके में क्लियर हो गया हम कैसे निकालते हैं। यानी कि अगर कभी आप स्लोप से निकलो और इस तरह का कभी कोई एलिमिनेशन भी आए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, देयर आर सिचुएशंस जिसमें आपको एलिमिनेट करना पड़ सकता है, तो वो चीज भी आपको जानकारी होनी चाहिए थी, उसके हिसाब से मैंने तो बतला दिया, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे अटके भी होंगे, सोल्यूशन देखकर उनको समझ में भी आया होगा। दूसरा, अगर ऐसे आपने किया है तो काफी अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट है बच्चों, तो हमें ये तो पता है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो है, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो और इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, तो क्या हम इसके y कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं? डेफिनेटली। इसका जीरो है, इसका जो भी हो, उन दोनों का सम अपॉन टू इसके, तो इसका डेफिनेटली 2k ही रहा होगा, नहीं तभी तो 2k प्लस जीरो अपॉन टू मस्ट बी k, क्योंकि मिड पॉइंट है। और ऐसे ही ये 2h, 0, यानी आप समझ सकते हो कि अगर ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट h, k है, जिसका लोकस निकालना था, अगर ये इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट h, k है, तो ये जो a और b है 2h, 0, 0, 2k हो गया। यानी अब यहां से सिंपल दिख गया मुझे कि इसका x इंटरसेप्ट 2h है और y इंटरसेप्ट 2k है, तो व्हाट आई कैन राइट इज x बाई 2h, इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन, और प्लस y अपॉन 2k इक्वल टू 1, किस लाइन की इक्वेशन हो गई, ab वाले लाइन की इक्वेशन। और ये लाइन हमें पता है a, b से भी पास कर रहा है, तो a और b को सेटिस्फाई कर रहा है, तो a अपॉन 2h प्लस b अपॉन 2k इक्वल टू 1, खेल खत्म हो गया, इसका लोकस आ चुका है। समझ में आ रहा है, ये h और k में जो रिश्ता है वो आ चुका है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको h की जगह x, k की जगह y, एंड दिस इज द फाइनल लोकस। आप चाहो तो उसको एलसीएम लेके लिख सकते हो, जैसे भी करना है वैसे भी लिख सकते हो। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो अलग देखने में लग रहा है और वो अलग देखने में लग रहा है, नहीं भाई, दोनों सेम है। आप दोनों को कभी भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, जैसे ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन आप मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके देखिएगा, दोनों सेम आएगा, ठीक है ना, ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि अगर ऐसा कभी सवाल आए तो आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है बच्चों, राइट। चलिए लिख लीजिए, फिर अपन अगले सवाल पे मूव ऑन करते हैं। चलिए अगले सवाल पे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस find the number of straight lines passing through 2, 4 passing through 2, 4 and forming a triangle of 16 square centimeter
with the coordinate axis. ठीक है, find the number of straight lines passing through 2,4 and forming a triangle of 16 square centimeter with the coordinate axis. या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं अगर इसको सिंगल करेक्ट बनाना है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू दिस, देयर आर 4 ऑप्शंस 1 2 3 एंड 4. ठीक है, तो करिए, देख लेते हैं सब सही चल रहा है. तो let's solve this. Number of straight line passing through 2,4 and making an angle of 16 square centimeter with the coordinate axis. दोनों में से कोई भी तरीके जा सकते हैं. किसी को लगेगा सर स्लोप वाले से जाएं, हम पॉइंट दिया हुआ है स्लोप ले लें, या इंटरसेप्ट फॉर्म से जाएं, जैसे भी जाना है दोनों में से कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है ना, आपके ऊपर है, आपकी चॉइस के ऊपर है, आप कैसे जाना चाहते हैं. ठीक है ना, तो हम लोग को ये दिख रहा है कि एरिया वाला पॉइंट है. तो एरिया वाला पॉइंट है तो आप देख सकते हो कि अगर इंटरसेप्ट फॉर्म से जाओगे तो ए और बी मानना पड़ेगा और उससे हो जाएगा. स्लोप वाले जाओगे तो 2,4 से पास कराते हुए एम स्लोप लिखकर फिर x0 y0 करके फिर आप इसको निकालिएगा और फिर उसको मल्टीप्लाई करके लिखिएगा तो 16 इक्वेट कीजिएगा. समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं. तो फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू 2,4, जो भी तरीका आप यूज करना चाहें. ठीक है ना, तो जैसे मैं क्या कहता हूं, ये क्या यूज कर लें, चलो इंटरसेप्ट ही यूज करके निकलते हैं. ए और बी मान लिया इसका इंटरसेप्ट, तो ये पॉइंट a, 0 हो गया, ये पॉइंट हो गया 0, b. सो द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, पहली चीज. और ये 2,4 से पास कर रहा है तो ये चीज आ जाएगी. तो हमारे पास एक तो ये इक्वेशन हो गई बच्चों. दूसरा एरिया वाले से अपन लिखते हैं. किससे लिखते हैं, एरिया वाले से. ठीक है, तो एरिया वाले से कैसे लिख सकते हैं देखिएगा. तो एरिया इज गिवन टू बी 16, राइट. तो हाफ ए इंटू बी, और नहीं तो स्लोप में जाते तो आपको एम टाइप का लिखना पड़ता. यहाँ पे गलती होती है बच्चों से, यहाँ पे ये मॉड लगाना छोड़ देते हैं क्योंकि आपको पता नहीं ना ए और बी कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको मॉड लगाना पड़ेगा. समझ में आएगा. तो इसमें बहुत बार बच्चों की गलती होती है. एंड दैट इज इक्वल टू क्या लिखिएगा आप, 16. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज का ध्यान रखें जब भी एरिया वेरिया लिख रहे हैं. तो सिंस वी आर डीलिंग विद द पॉजिटिव क्वांटिटीज, पहले भी बताया जा चुका है हालांकि, बट फिर भी आदत में ही रहती है तो आदत बनाएं. ठीक है ना, आदत वो कंटिन्यू नहीं रखें, गलत आदत. ठीक है ना, आदत चेंज करते हुए नई आदत बनाएं, नया संस्कार डेवलप कर ले. तो ये आ जाएगा. तो यहाँ से हम लोग बोले मॉड ओपन होते ही यहाँ से क्या देगा, ए बी इक्वल टू प्लस माइनस 32. ये आप कर सकते हो, पेन चलाइएगा ना तो आपको दिख जाएगा. तो अब मैं बोल रहा हूँ कि दो केस में मुझे तो आगे बढ़ना पड़ेगा. एक तो ए बी इक्वल टू 32 एंड ए बी इक्वल टू क्या है, माइनस 32. और एक इक्वेशन ये वाली पड़ी हुई है, मतलब है 2/a प्लस 4/b इक्वल टू 1. तो आई होप कि b की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो ये क्या देगा बच्चों, 2/a प्लस 4/b. b यहाँ से क्या आएगा, 32/a. तो मैं क्या सोच रहा था कि यहाँ पे लिख दे 32 और बाई ए करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 8 टाइम्स. एलसीएम लोगे तो नीचे 8 है तो ऊपर आएगा 16 प्लस a स्क्वायर और इक्वल टू 8 है. और ये लाओगे इधर तो आपको एक बड़ा अच्छा सा चीज दिखेगा कि दिस इज a माइनस 4 का होल स्क्वायर. तो a की वैल्यू आ गई 4. तो बहुत बार क्या होता है कि बच्चे अगर मॉड नहीं लगाते तो उनका बस यही आके रह जाता है और फिर वो बोलते हैं कि सर हमारा तो एक ही आया, पता नहीं आपका कैसे आ जाता है. हाँ, अब एक चीज होगी, माइनस से कोई सॉल्यूशन नहीं आए, ठीक है, तो उनकी किस्मत अच्छी है. ठीक है, मतलब उसका मतलब ये नहीं कि उनका प्रयास बहुत अच्छा था. ठीक है, किस्मत अच्छी थी. ठीक है, तो यानी कि अगर आपने दूसरा केस नहीं लिया है और मान लो दूसरे केस से हो सकता है कभी ऐसा भी है कि इमेजिनरी मतलब ए और बी की कोई वैल्यूज ही नहीं है. तो प्रयास में दम नहीं था, ठीक है, मेरा आशीर्वाद था. अच्छा चलो, तो ए बी इक्वल टू माइनस 32 की अगर बात करें, ध्यान से देखिएगा, ए बी इक्वल टू माइनस 32 की बात करें और यहाँ पे हमारे पास फिर से वही है, क्या है वही, फिर से 2/a. हाँ, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं.
2/a+4/b। अब फिर से b क्या लिखें, तो b यहां से फिर से क्या आ जाएगा, अब -32/a। तो अगर -32/a अगर आप लिखते हैं यहाँ पे देखिएगा, तो a फिर से ऊपर जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 1, तो ये 8 टाइम्स हो गया। तो ये हो गया मेरे ख्याल से 16 -a², क्योंकि इस बार बीच में माइनस साइन आ गया, नहीं सही है ना, ये बीच में माइनस हो गया ना, ठीक है। और नीचे 8a, -8a नहीं 8 है, ठीक है ना, देख लीजिएगा, तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये इधर जाएगा तो 8 है, तो a² + 8a - 16। अब कोई सोच रहा होगा हालांकि सर अब a की वैल्यू बड़ी गंदी आएगी, क्या करें, तो भाई कितनी भी गंदी आ जाए a की वैल्यू, लाइन तो आएगी ना क्योंकि इसका d पॉजिटिव है, d पॉजिटिव मतलब बतला रहा है कि यहाँ से a की 2 वैल्यूज आएंगी, उसके कोरस्पॉन्डिंग जब एक एक करके डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगे, d स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, तो आप देखिएगा जब इसकी कोरस्पॉन्डिंग जब वैल्यू निकालिएगा b की तो आ ही जाएगी, तो ऑफ कोर्स यहाँ से कितनी लाइंस आ गई, 2, तो अगर इस किसी ने मिस किया है तो उसका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और उधर से कितनी लाइन आई बच्चों, 1, तो टोटल लाइंस कितनी आ जाएंगी आपके पास, 3। समझ में आ गई बात, पक्का मान लें, हाँ चलिए, तो ये लिख लीजिए, फिर अपन अगले सवाल पे निकलते हैं। Okay, moving to the next question. Find the equation equations of the straight lines लिखा हुआ है, which join the origin and the points of trisection of the portion of the line x plus 3y minus 12 equal to 0 intercepted between coordinate axes। चलिए आप करके देखिए, ठीक है ना। इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन बतलानी है जो कि किसको ज्वाइन कर रही है, ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। करिए आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है, पॉज करके कीजिए। देखिए अब खैर सवाल तो हालांकि बहुत सिंपल है, बस ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन कुछ बच्चों को नहीं चमकता, मतलब 70-80%, 20% बच्चे चमक जाता है, उनको पता है क्या होता है, ठीक है ना, बट होते हैं कुछ बच्चे, तो इसलिए आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना, आगे भी चल के इस तरह के टर्म्स यूज होते रहेंगे, तो इसलिए परेशान मत होइएगा। बोल रहा है द पोर्शन ऑफ दिस लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। पहले इस लाइन को समझिए, पहले तो ये समझ में आ गया कि इसका एक्स इंटरसेप्ट जो होगा, मुझे लग रहा है कि 12,0 होगा और ये 0,4 होगा, एम आई राइट, निकाल के देख लीजिए आप, x/a + y/b = 1 करके देख लीजिए, 12 को उधर ले जाकर डिवाइड मार दीजिए, तो x/12 + y/4 = 1 टाइप का दी जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि हमें उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो ओरिजिन को ज्वाइन कर रहा है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। व्हाट इज द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस? दिस AB my dear friends is the portion of the line which is intercepted between the coordinate। इसका पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन मतलब घबराइएगा नहीं, ठीक है ना बाइसेक्शन का मतलब हुआ बाइसेक्ट करना, मतलब क्या हुआ, बाइसेक्शन मतलब क्या हुआ कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्राइसेक्शन मतलब हो गया 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, समझ में आ गया, तो इतना ही था बस, ठीक है ना। तो ये चीज आप देख लीजिए कि ट्राइसेक्शन में 2 पॉइंट्स आएंगे, नहीं
ट्राई सेक्शन में कितने पॉइंट आएंगे 2, और ये रेशियो क्या रहेगा क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स है तो 1:1:1। क्या आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि हम अगर यहां से देखें तो ये 1:1:1 तो क्लियर है, लेकिन ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ऊपर से 2 और नीचे से 1 रेशियो ले रहा है, क्योंकि 1:1:1 मतलब ऊपर से रेशियो क्या हो गया 2:1। तो मैं इस पॉइंट को सेक्शन फॉर्मूले से लिखता हूं। जी हाँ, कैसे लिख सकते हैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 टाइम्स 12, 2 टाइम्स 12, 1 टाइम्स 0, तो 2 टाइम्स 12 हो गया कितना 24, और अपॉन 2 + 1 तो 24/3 दैट इज 8। आप खुद से पेन चला के देख लीजिएगा, यही आएगा। 2 टाइम्स 0, 20 नहीं लिख दीजिएगा, 0 हो गया। 1 टाइम्स 4 और अपॉन कितना आएगा 2 + 1 दैट इज 4/9। तो एक पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन तो ये आ गया। दूसरे की बात कर लेते हैं, तो ये ऊपर से 1:2 होगा। 1 टाइम्स 12, 1 टाइम्स 12, 2 टाइम्स 0 अपॉन 3, तो 1 टाइम्स 12 अपॉन 3 कितना हो जाएगा ये 4। अगेन 1 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 4, 8/3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप इन दोनों लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए जो ज्वाइन कर रहा है ओरिजिन और पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो एक तो ये लाइन और एक तो ये लाइन, मतलब दोनों लाइन y = mx फॉर्मेट की होगी, बस स्लोप लिखना है अपन को। तो स्लोप तो m लिख सकते हैं ना कि डिफरेंस ऑफ 0 0 और जो भी 8/3 है और अपॉन 4 कर दोगे तो कितना हो जाएगा बोलो, y/x ही हो जाएगा ना यार, 2/3 होगा शायद, मुझे लग रहा है। एक तो ये हो गई और दूसरा क्या हो जाएगा 4/3/8, तो x/6 आई होप, और एक शायद ये लाइन आएगी, देख लीजिए। तो मेरे ख्याल से क्लियर ये चीज भी आपको। ठीक है मेरे ख्याल से। तो आज तो मेरे ख्याल से जो हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन देखा था उस पर अपन ने सवाल करके देख लिए, इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वली इंक्लाइंड और उस तरह के वर्ड्स को देख लिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो अपना ओवरऑल सब चीज़ ठीक है। और होमवर्क में आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट में, शायद मुझे लग रहा है कि एक्सरसाइज पता नहीं कहाँ तक हो गया था, तो मेरे ख्याल से ऑल्टरनेट है, देख लीजिएगा एक्सरसाइज 6 कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 तक दे दिया था मैंने, अगर नहीं दिया हो तो आप एक्सरसाइज 5 कर लेंगे और दे दिया हो तो एक्सरसाइज 6 जो है वो कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो दिस इज योर होमवर्क। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, चीज़ों को अच्छे से पढ़ें। स्ट्रेट लाइन क्या होता है कि बिल्कुल नया एक होता है, मतलब पहले भी थोड़ा पढ़ा हुआ होता है हालांकि, स्लोप लोप वगैरह वगैरह, बट इस लेवल तक नहीं जाता है। तो अभी धीरे धीरे चीज़ें अलग डायमेंशन में चलेंगी। जैसे बच्चों का स्ट्रेट लाइन और सर्कल में हमेशा का मतलब एक तरीके से आप देखोगे 50% या 60% बच्चों का हमेशा परेशान रहना, मतलब मैं तो बोलता हूँ कि ठीक है भाई, अब परेशान रह रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप समझना कि परेशानी नेचुरल है, आती है। ठीक है ना, लेकिन अब क्या है कि एक तो है कि परेशानी नेचुरल है, आपने उसके लिए कुछ किया नहीं, और एक है कि परेशानी है, परेशानी है, परेशानी है, परेशानी है, बस परेशानी है, यही वर्ड यूज कर रहे हैं। तो मेरा बस ये कहना है कि स्ट्रेट लाइन और सर्कल बिल्कुल नई तरीके की चीज होने वाली है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है वेटेज के हिसाब से भी। तो आपको इसको अच्छी तरीके से कैपिटलाइज करना चाहिए। व्हाट इज द गुरु मंत्र हाउ टू मास्टर दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? देयर इज वन सिंपल मेथड। ठीक है ना, आप जितना ज्यादा इसका रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपको कम समय लगेगा। जैसे हालांकि अभी आपको उतने लेवल ऑफ प्रॉब्लम की फील नहीं आई होगी, और अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो आप देखोगे क्या कि इसमें बट ऑब्वियस है कि सवाल में समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि किसी भी सवाल को पढ़ने में समय लगेगा, इसमें उसको प्लॉट करना पड़ेगा, बिना प्लॉट किए कर रहे हो तो नहीं सीख पाओगे। ठीक है ना, बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे भी बर्बाद करना चाहते हैं कर सकते हैं, और जैसे भी आबाद करना चाहते हैं वो भी आपके हाथ में ही है। ठीक है ना, तो प्लॉट करना पड़ेगा, प्लॉट करने के बाद आपको सोचना पड़ेगा कि व्हाट कैन बी द शॉर्टेस्ट अप्रोच, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि पहली बार में शॉर्टेस्ट अप्रोच क्लिक नहीं करता है कि ये यहाँ से ऐसे चला जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। तो जब उसको आप रिवाइज करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, तब जाके आपको अल्टीमेटली जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी, मतलब न्यू प्रॉब्लम की बात करें, ठीक है ना, जब आपको दिखेगा कि अच्छा ये तो उस रिलेशन से मिलता है, अच्छा इसमें शॉर्टेस्ट अप्रोच तो यही था, तो वहां आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देयर इज अ न्यू काइंड ऑफ चैप्टर, तो आपको इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय व्यतीत करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आपके ऊपर है आप कितना व्यतीत करते हैं। ठीक है ना, उसी के हिसाब से अच्छा या गलत होगा। ठीक है,
चलिए मिलते हैं।